हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी बाय वर्षा पर। तो कल हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने दहन और ज्वाला वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट किया था। और आज हम चैप्टर 4 का ही पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो चैप्टर होगा पदार्थ, धातु और अधातु होगा। ऐसे इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें पहला चैप्टर हमारा ये था, 4 चैप्टर, और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर था वो ये था। बट लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें से ये वाला चैप्टर हटा दिया गया है, और इसलिए हमें क्या है कि एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़नी होंगी चीज़ें, तो हमने ये वाला चैप्टर यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। और हमने चैप्टर 4 में ही दोनों चैप्टर्स को रख लिया है, और उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब। ठीक है, पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है और पार्ट 2 आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा जो भी आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर कोई आपके फ्रेंड्स या कोई भी घर में है जो सीटेट या यूपीटेट की प्रिपरेशन कर रहा है या बीटीसी बीएड कर रहा है, तो आप मेरी वीडियो उन तक पहुंचाएं, जिससे कि उनका जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो तो वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाएं। और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि जो भी नई वीडियोस मैं अपलोड करूँगी अपने चैनल पर वो आप तक पहुँच जाएंगी टाइम से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो तो उससे पहले ही हम क्या है अपने चैप्टर को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज का हमारे चैप्टर है पदार्थ और धातु। पदार्थ, धातु और अधातु। तो इसमें हमें पहली लाइन दी गई है, धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। तो हम जो धातु और अधातु में जो अंतर करते हैं वो उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर करते हैं। इसके बाद है धातु और अधातुओं के भौतिक गुण। तो धातु और अधातु के जो भौतिक गुण होते हैं, लोहे कील और एल्यूमीनियम के तार को पीटने पर उनका आकार अपरिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है, आघातवर्धनता कहलाता है। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। तो आपको जैसे पता होगा, अगर हम कोई भी धातु लेते हैं, चाहे वो आपका लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, है ना, सोना हो, तो अगर आप इनको पीटेंगे तो पीटने के बाद क्या होगा, ये एक चादर का रूप ले लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, आघात वर्धनीय है। इसके बाद है एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं। इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चलन के विषय में क्या कहती हैं। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की गई है, जो लकड़ी और जो प्लास्टिक होती है, कई चीज़ों पर आपने इनके हत्थे छुड़े हुए देखे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, और जिससे कि अगर हम कोई गर्म वस्तु छुएं या फिर हम कोई विद्युत का काम करें तो वो हमें कोई भी असर नहीं डाल सके। इसके बाद है हमारा लोहे की छड़। लोहे की छड़ कील और तांबे का तार सुचालक है, जबकि गंधक और कोयला कुचालक हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो टेबल है इसमें कौन कुचालक है कौन सुचालक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो लोहे की छड़ और कील, तांबा हमारे क्या होते हैं, धातु होते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे सुचालक होते हैं। और जो हमारी गंधक या कोयला होते हैं या धातु होते हैं, और ये क्या है, कुचालक होते हैं, यानी कि जो विद्युत है इनसे पास होकर के नहीं जा सकती है। इसके बाद है धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ये मैंने आपको बता दे दिया है, जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता कहलाता है। तो अगर कोई धातु का तार है, अगर हम उसको खींच करके और ज़्यादा लंबा करना चाहें तो हम उसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंककि धातुओं का यह गुण होता है, और उसी गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो आघात वर्धनता हमने ऊपर पढ़ा था, उसमें क्या था कि उसमें चादर को पीटा जाता है, मतलब धातु को पीटा जाता है, और पीट करके हम उसे क्या बनाते हैं, चादर बनाते हैं। और जब बात तन्यता की आती है तो तन्यता में हम क्या करेंगे, उसे खींच कर क्या बनाएंगे, एक तार बना देते हैं।
क्या बना देते हैं, तार। तो यही गुण क्या कहलाता है, आपका तन्यता कहलाता है। इसके बाद है धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद ध्वनि रिंगिंग साउंड उत्पन्न होती है। क्योंकि धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं अतः वे धावनिक कहलाते हैं। धातुओं के अलावा अन्य पदार्थ धावनिक नहीं होते। तो हम यहाँ कह सकते हैं जब कोई आप घंटी वगैरह कोई ले लोहे की या किसी भी धातु की, तो अगर आप उसको बजाती हैं तो वहाँ से आपको टनकी या धान्विक एक आवाज़ देखने के लिए मिलती है। तो वो जो धान्विक आवाज़ होती है वो हमारी ध्वनिक आवाज़ होती है। ये बताती है कि जो धातु होती हैं उनमें मतलब अगर आप उनको बजाएंगे तो कुछ ना कुछ ध्वनि निकलेगी। कुछ पदार्थ कठोर, चमकीले, आघातवर्धक, तन्य, ध्वनिक और ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। पदार्थ जिनमें सामान्यतया ये गुण होते हैं धातु कहलाते हैं। धातुओं के उदाहरण हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि। ये सब क्या हैं, आपके धातु होते हैं। इसके विपरीत कोयला और सल्फर जैसे पदार्थ नरम हैं तथा दिखने में मलिन हैं। ये हथौड़े की हल्की चोट से टूटकर चूर्ण हो जाते हैं, ध्वनिक नहीं हैं और ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक हैं। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातु के उदाहरण हैं सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस इत्यादि। तो यहाँ पर डिटेल में सब चीज़ें बता दी गई हैं जो हमने ऊपर पढ़ा था कि जो धातु होते हैं उनके सारे गुण होते हैं और जो धातु होती हैं उनके अंदर ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी पारा केवल ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये अपवाद है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। देखो ये बातें जनरल हैं, आप लोगों को पता ही होंगी, बट ये वाला जो पॉइंट है इसमें क्या होता है कि जो सोडियम और जो पोटेशियम धातु होती हैं वो बहुत नरम होती है। इतनी नरम होती है कि हम उनको चाकू से काट सकते हैं। दूसरा, मरकरी एक ऐसी धातु होती है जो कमरे के तापमान पर क्या रहती है, द्रव अवस्था में रहती है। इसके बाद है धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण। ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो पहली रासायनिक हमारा जो गुण होगा वो क्या है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया। देखो अगर हम आयरन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और जल लेते हैं तो हमें जो अभिक्रिया मिलती है देखने के लिए वो क्या होगी, Fe3O4 और हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है वो यहाँ पर किस तरह से हो रही है ये दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जंग की प्रकृति, यानी कि यहाँ पर ये जंग का निलंबन है और यहाँ पर ये जंग लिया हुआ है और जो लाल लिटमस पत्र हो उसको किस तरीके से वो जो लाल लिटमस है वो ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बारे में हम अभी नीचे पढ़ेंगे। क्या कॉपर में भी जंग लगता है? जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जो हरा रंग होता है जब कॉपर को आप काफ़ी टाइम तक बाहर रखते हैं तो आपने देखा भी होगा कि कॉपर का बर्तन होगा तो उसमें क्या होता है, बाहर हरा सा कुछ जम जाता है। अब वो देखने में डार्क ग्रीन मतलब ब्लैक लगता है बट वो एक्चुअली में हरे रंग का होता है। तो वो किस किस का मिश्रण होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड का और कॉपर कार्बोनेट का। तो यहाँ पर ये देखिए अभिक्रिया दी हुई है। कॉपर जब जल CO2 और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। इसके बाद है मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लता, क्षारीय प्रकृति जानने हेतु विलयन का परीक्षण करते हैं। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन का जब दहन करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं तो जलाने के बाद जो भी हमें यौगिक प्राप्त होता है, अगर हम उसको चेक करते हैं कि वो अम्लीय है या क्षारीय प्रकृति है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जब टेस्ट होता है तो लाल जो लिटमस नीला हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, हमने ऊपर भी देखा था, जैसे ये तो हमारे जंग की था कि जंग जो होता है जब जंग वाली कोई चीज़ को हम चेक करते हैं तो अगर लिटमस पेपर से तो क्या होता है कि वो रेड से ब्लू हो जाती है। तो ये हमें दिखाता है कि ये भी क्या है, क्षारीय प्रकृति का
होता है। ठीक है, ऐसे ही जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड का टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर पे तो वो भी क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो ये भी क्या दिखाता है, एक क्षारीय प्रकृति को दिखाता है। सामान्यतः धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब देखो, यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई धातु है और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो किस तरह के मतलब यौगिक बनाती है, आपका क्षारीय यौगिक बनाती है, क्षारीय प्रकृति का। क्षारीय प्रकृति का मतलब है कि वो जो रेड लिटमस पेपर है उसको क्या कर देगी, ब्लू कर देगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला देख सकते हैं कि जो धातु होती है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के बनाते हैं, या ये कह सकते हैं जो धातु के जो ऑक्साइड हैं क्या होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड हैं, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं, आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि धातु और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, धातु ऑक्साइड बना रहे हैं, और जो धातु ऑक्साइड है वो क्या है, क्षारीय प्रकृति का है। अब अधातु की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, अब अधातु जो हमारे कार्बन सल्फर थे उनके साथ देखेंगे। किसी भी बोतल का धातु का ढक्कन ले सकते हैं, इसके चारों ओर एक धातु का तार लपेट दीजिए, जैसे ही सल्फर, देखो यहाँ पर ये एक एक्टिविटी करके दिखाई गई है, उसके बारे में बताया है कि जो सल्फ़र होता है हम उसको किस तरीके से लेना है। बोतल का एक धातु का ढक्कन लो और उसके चारों तरफ धातु का तार लपेट दो। जैसे यहाँ पर ये धातु का एक ढक्कन लिया है, उसके चारों तरफ तार लपेट दिया है इस तरीके से। और सल्फ़र चूर्ण का फिर हम इसको मतलब जो ये सेटअप है कांच का, इसमें डाल देते हैं। तो जब सल्फ़र, यहाँ पर देखिए, जैसे ही सल्फ़र जलना प्रारंभ हो तो चम्मच को एक गैस जार और कांच के गिलास में ले जाइए। गिलास को एक ढक्कन से ढक दीजिए जिससे बनने वाली गैस बाहर ना जा सके। कुछ समय पश्चात चम्मच को हटा दीजिए, गिलास में थोड़ा जल डालिए और तुरंत ढक्कन से वापस ढक दीजिए। अब गिलास को भलीभांति हिलाइए। तो हमने क्या करा कि एक इस तरह का सेटअप बनाया, ढक्कन लिया, चारों तरफ उसके हमने तार लपेटी और उसको एक इस तरह के कुछ गिलास में डाल दिया। डालने के बाद में क्या हुआ, उसके जो गिलास था वहाँ पर ढक्कन को उसके ढक दिया, और जिससे कि जो गैस बन रही है वो बाहर ना जा सके। और उसके बाद थोड़ा सा उसको हिलाया, और हिलाने के बाद में हमने उसे क्या किया, तुरंत ढक्कन से दोबारा से बंद कर दिया। और यहाँ पर ये देखो क्या हो रहा है, सल्फर चूर्ण का दहन हो रहा है। तो लिटमस पत्र द्वारा जब इसका हम परीक्षण करते हैं तो हमें देखिए क्या मिलता है, सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से में बनने वाले उत्पाद का नाम सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। तो आप ये देखिए, जब सल्फ़र की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी तो हमें क्या मिला, सल्फ़र डाइऑक्साइड यानी कि SO2। और जब हमने इसकी जल के साथ क्रिया करी तो हमें क्या मिली, एक मिनट रुकिए, जब हमने इसकी जल के साथ क्रिया करी तो हमें क्या मिल गया, सल्फ्यूरस अम्ल यानी कि H2SO3 मिल गया हमें। ठीक है, तो जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड जल के साथ मिलाया तो हमें क्या मिल गया, सल्फ्यूरस अम्ल मिल गया, ये H2SO3। तो इस तरह की यहाँ पर सेम ऐसी क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिल सकते हैं कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड को जल में मिलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। ऑप्शंस आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे और आपको ध्यान रखना है कि हमें जब सल्फ़र डाइऑक्साइड जल के साथ मिलाते हैं तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO3। सल्फ्यूरस अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सामान्यतः अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर जब हमने इसका टेस्ट किया तो जो नीला लिटमस था वो कैसा हो गया, लाल हो गया। तो इससे हमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर कोई भी अधातु है, और जब उसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या होगा, वो आपको जो अधातु के ऑक्साइड मिलेंगे, अधातु ऑक्साइड मिलेंगे, और उसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, उनकी प्रकृति होगी अम्लीय। इसके बाद है जल के साथ अभिक्रिया। धातु और अधातु किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं, अब हम देखेंगे। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होता है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए मिट्टी के तेल में संचित रखा जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो इसलिए इसको कहाँ पर रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। और ये क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि सोडियम जो धातु होती है उसको कहाँ पर रखते हैं, हम मिट्टी के तेल में रखते हैं। और क्यों रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और तुरंत ही ऑक्सीजन और जल के साथ क्या है, क्रिया
कर लेता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सोडियम जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है, कुछ अन्य धातु ऐसा नहीं करते। आयरन जल से धीमी अभिक्रिया करता है। सामान्यतः धातु जल से अभिक्रिया नहीं करते, यद्यपि वे वायु में बहुत सक्रिय हो सकते हैं। इस प्रकार के धातुओं को जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है। वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो जैसे धातु में हमारी ऑक्सीजन बहुत रिएक्टिव हो रही थी, हम उसको मिट्टी के तेल में रख रहे थे, ऐसे ही हमारी अधातु में जो फास्फोरस होता है वो बहुत सक्रिय होता है। तो वो जिससे कि क्या करता है कि जो वायुमंडल में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उससे तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है और जल जाता है। ऐसा ना हो इसलिए हम उसे क्या करते हैं, पानी में रखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो आपका फास्फोरस धातु होती है, फास्फोरस जो अधातु है, फास्फोरस जो अधातु है उसे कहाँ पर रखते हैं, हम जल में रखते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। इसके बाद है अम्लों से अभिक्रिया। धातु और अधातु अम्ल के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं, अब हम ये देखेंगे। उसके लिए यहाँ पर देखो एक क्रियाकलाप लिया गया है कि किस तरह से बोतल अलग अलग तरह की हैं। नीचे शायद दिया गया इसका डायग्राम, यस नीचे ही दिया गया है, बट हम देखते हैं। ड्रॉपर की देखो यहाँ पर हमने अलग अलग परखनली ABCDEF परखनली ली हैं, और इसमें क्या ड्रॉपर की सहायता से प्रत्येक परखनली में एक एक करके 5 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि 5 ml हमने HCl को डाल दिया है डाइल्यूट। और यदि अभिक्रिया को सावधानीपूर्वक अब हम परीक्षण करते हैं, तो यदि ठंडे विलयन में कोई अभिक्रिया नहीं होती तो परखनी को हल्का गर्म करिए। प्रत्येक परखनली के मुंह के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। यह क्रियाकलाप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर दोहराइए। देखो यहाँ पर ये चीज़ दिखाने का या देने का यह पर्पस है, जब हम बच्चों को सिखा रहे हैं तो जो डाइल्यूट HCl है वो किस तरीके से काम कर रहा है, और अगर हम उसको धीरे धीरे गर्म कर रहे हैं तो वो किस तरह की रिएक्शंस को शो करता है। और सेम काम हमें डाइल्यूट H2SO4 के साथ भी करके देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि यहाँ पर कि ये सब चीज़ें दे दी जाएंगी कि परखने ली है, वहाँ पर हमने HCl डाला है, H2SO4 लिया है। तो यह परीक्षण हम बच्चों को किस लिए दर्शा रहे हैं, तो यह हम किसके लिए दर्शा रहे हैं, अम्लों से क्रिया, अम्लों से जो अभिक्रिया होती है वो उधर दिखाने के लिए हम इस परीक्षण का प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चों को इस तरीके से सिखाने के लिए क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसके बाद है परखनलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पोप की ध्वनि उत्पन्न हुई। अधातु सामान्यतः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, परंतु धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जो पोप ध्वनि के साथ जलती है। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, और क्वेश्चन बन के आता है क्या कि जो अधातु होते हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करते हैं। अधातु कि जब हम किसी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो वह हमें कुछ भी नहीं देगी, पर जब धातु की अम्ल के साथ क्रिया की जाती है और जब कोई धातु होती है हमारी और जब हम उसकी अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है, तो हमें जो यौगिक तो मिलता ही है जो भी हमारा होगा, साथ में हमें हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। और जो अगर हम उसके पास में माचिस की तीली लाते हैं तो वो पोप ध्वनि के साथ क्या है, जलती है। तो ये हमें याद रखना है, और एज इट इज़ क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। कॉपर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। तो जो कॉपर होता है हमारा, वो हमारा डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, बट लेकिन क्या है, वो हमारे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो धातु होती है हमारी वो डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया नहीं करती है। अब यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इस टेबल के जरिए मैं आपको समझाऊंगी। देखो यहाँ पर जिस परखनली में हमने तनु हाइड्रो मतलब डाइल्यूट HCl लिया था, डाइल्यूट HCl लिया है, और इस वाली परखनली में हमने लिया है डाइल्यूट H2SO4। तो जब हमारा सामान्य ताप पर है तो मैग्नीशियम रिबन वहाँ पर रिएक्शन करता है और गर्म करने पर भी कर रहा है। और अगर हम सेम अगर H2SO4 के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं तो भी ये काम दोनों
तरह से हो रहा है, सामान्य ताप पर भी और गर्म करने पर भी। एल्यूमिनियम के साथ भी सेम है कि सामान्य ताप पर भी HCl के साथ दे रहा है, वो गर्म करने पर भी दे रहा है, और H2SO4 के साथ भी दोनों में काम हो रहा है। आयरन के साथ भी सेम काम हो रहे हैं हमारे यहाँ पर, चारों केसेस में वो सक्सेसफुल हो रहा है। पर जो कॉपर होता है वो हमारा डाइल्यूट HCl के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, ना ही डाइल्यूट HCl के साथ सामान्य ताप पर, वो सिर्फ और सिर्फ गर्म करने पर ही H2SO4 के साथ क्रिया करता है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहाँ पर क्रिया नहीं हो रही है, जो हमारा कॉपर है वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि वो रिएक्शन नहीं करता है डाइल्यूट HCl से, ठीक है, डाइल्यूट HCl से वो रिएक्शन नहीं कर रहा है। और यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहा है उसका रीज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा गर्म करने के बाद जो H2SO4 है वो कंसनट्रेटेड हो गया है, तो कंसनट्रेशन की स्थिति में क्या है वो वहाँ पर रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये है तो सभी धातुएं है ना, पर ये सब हमारी क्या हैं, धातु हैं, ये सब हमारी क्या हैं, धातु हैं, ठीक है। ये इनका भी केस नॉर्मल है, ये केस भी नॉर्मल है, ये केस भी नॉर्मल है कि सबके साथ वो क्रिया कर रहा है। बट लेकिन कॉपर के साथ क्या है, चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो कॉपर होता है हमारा वो लेस रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होने की वजह से क्या है कि वो HCl के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। पर वहीं अगर हम डाइल्यूट H2SO4 को गर्म करते हैं या कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो वो रिएक्शन कर देता है। तो ये स्पेशल केस आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये हमारे क्या हैं, अधातु हैं, ये क्या है, हमारे अधातु हैं, और ये किसी के साथ भी कैसी भी रिएक्शन नहीं करते हैं, ना ही इनके साथ में और ना ही इसके साथ में, ठीक है। इसके बाद है हमारा यहाँ पे क्षारों से अभिक्रिया। अब हम देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया किस तरीके से होती है। तो आगे पहले देखिए यहाँ पर हमें सेटअप सेम वही दिया गया है कि अलग अलग बीकर में हमने अलग अलग तरह की लिए हुए हैं जो क्षार हैं हमारे। और ये हमारा यहाँ पर जो बीकर ए में ZnSO4 है, और ये FeSO4 कैसे हुआ अभी हम इसको पढ़ेंगे। पहले ऊपर देख लीजिए, जो धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं, अधातु की क्षारों से अभिक्रियाएं जटिल है। तो जो धातु होती हैं वो भी क्या है, हमारी जो क्षार होते हैं उनके साथ अभिक्रिया करके क्या देती हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर भी याद रखना है कि जब कोई धातु और किसी क्षार के साथ में अभिक्रिया करेगी तो वो यौगिक बनेगा, साथ में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस भी निकलेंगी जो कि उसे जलाने पर क्या होगी, ऑक्साइड उत्पन्न होगी। तो अधातु जो होते हैं उनकी क्षारों से अभिक्रिया जटिल है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती। तो हमें यह याद रखना है कि जो अधातु होते हैं उनकी क्षारों से अभिक्रिया क्या है, जटिल होती है। इसके बाद है हमारी विस्थापन अभिक्रियाएं। तो देखो यहाँ पर ऐसा क्यों है, अभी मैं यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से हम देखेंगे कि जो बीकर ए है, जो कॉपर सल्फेट है और जिंक का टुकड़ा लिया हमने, इसके बाद कॉपर सल्फेट लिया, लोहे की कील लिया हमने, फिर जिंक सल्फेट लिया है, तांबे की छीलन। देखो ये भी हमारा धातु है, धातु 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 है, ठीक है। तो हमने अलग अलग तरह की धातुएं ली हैं, तो धातु लेने के बाद में वो किस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो जो कॉपर, जब बीकर ए होता है, कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक का टुकड़ा जोड़ा जाता है तो हमें क्या मिलता है, ZnSO4 मिलता है। उसके बाद ऐसे ही जब कॉपर सल्फेट में आयरन की कील मिलाई जाती है कॉपर में, तो वो क्या बन जाता है, FeSO4 बन जाता है, ठीक है। इसके बाद अगेन जब हम क्या लेते हैं कि जिंक सल्फेट ले रहे हैं हम तांबे की छिलन के साथ में, तो हमें इन वाली जो रिएक्शन में C और D में, और आयरन सल्फेट ले रहे हैं, अब हमें उल्टा कर दिया, तांबे की छिलन ले ली और लोहे की कील ले ली, तो यहाँ पर ये रिएक्शंस नहीं करती हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि आपने जो पहले ध्यान हो अगर आपको, तो एक रिएक्टिव सीरीज़ आती है हमारी, जो रिएक्शन सीरीज़ होती है उसमें क्या होता है कि कुछ हमारी सीरीज़ होती है, जो कुछ हमारी धातु इस तरह से होती हैं कि वो किस तरीके से काम कर रही होती हैं। सबसे पहले कि हमारी कौन सी ऐसी धातु है जो उसको रिप्लेस कर देती है। जैसे हमने देखा था जो कॉपर होती है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकती है, तो वो उससे ऊपर होगी, हाइड्रोजन उससे ऊपर होगा या नीचे होगा। हमारा जैसे सोडियम और पोटेशियम होते हैं, काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, तो क्या होगा कि पहले हमारा ये रिएक्शन करेगा, उसके बाद ये रिप्लेस करेगा। यानी कि अगर इस तरह की कोई रिएक्शंस होंगी वो एक दूसरे को क्या है, रिप्लेस कर सकती हैं। अगर कोई
जो तत्व है उससे नीचे होगा तो वो ऊपर वाले को क्या है रिप्लेस नहीं कर सकता, बट ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को रिप्लेस कर सकता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी रिएक्शन जो सीरीज़ होती है, रिएक्टिविटी जो सीरीज़ होती है उसके बेसिस पर ही क्या है हमारी रिएक्शंस होती हैं। और यही कारण है कि जो बीकर CDE में जो रिएक्शंस हुई हैं वो इसीलिए ही नहीं हो पाई हैं, क्योंकि जो कॉपर होता है वो जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता, और ऐसे ही कॉपर अगेन आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता, और आयरन क्या है जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हमारे ये रीज़न हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि 100 मिलीलीटर के 5 बीकर हैं, उनमें इस तरीके से जो जल लिया हुआ है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर बिताने की कोशिश की गई है कि एक जो तत्व है हमारा उसने दूसरे तत्व को क्या है रिप्लेस कर दिया है, और यही क्या है हमारी विस्थापन अभिक्रिया है। एक धातु दूसरे धातु को उसके यौगिक के जलीय विलयन से विस्थापित करता है। बीकर ए में जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, और इसलिए कॉपर सल्फेट का नीला रंग अदृश्य हो जाता है और बीकर के पेंदे पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। अभिक्रिया को निम्न प्रकार दर्शाया जा सकता है। जब कॉपर है और उसके साथ जिंक की क्रिया की गई तो क्या बन गया, हमें जिंक सल्फेट मिल गया, जो कि क्या होता है रंगहीन होता है, और कॉपर मिलता है हमें लाल रंग का। तो इस तरह से हम और अभिक्रिया भी लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि जब हम कॉपर सल्फेट, देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है, जब कॉपर सल्फेट की जिंक से अभिक्रिया की जाती है तो प्राप्त होने वाला जो जिंक सल्फेट है उसका रंग कैसा होता है, रंगी लाल, हरा, पीला या रंगहीन। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो जिंक सल्फेट का विलयन होगा वो कैसा होगा, रंगहीन होगा, और जो प्राप्त कॉपर है उसका रंग कैसा होगा, लाल होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये आपके रिएक्शंस हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बन करके आते हैं। और ये क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि रंगहीन है, या जो कॉपर सल्फेट होता है वो नीला होता है, और वो नीले से जब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद है कि बीकर सी में जिंक का कॉपर द्वारा और बीकर ई में आयरन द्वारा विस्थापन हो सकता था, इसी प्रकार बीकर डी में आयरन का विस्थापन कॉपर द्वारा हो सकता था। क्योंकि हम बीकर सी में कोई परिवर्तन नहीं देखते, हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि कॉपर जिंक सल्फेट से जिंक को प्रतिस्थापित करने में सक्षम नहीं है। परंतु क्यों? तो जैसे मैंने आपको बताया, जिंक कॉपर और आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। तो जिंक क्या होता है, कॉपर और आयरन से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है, परंतु कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। बिल्कुल सेम वही रीज़न जो मैंने आपको ऊपर समझाया था वो नीचे थ्योरी में दे दिया गया है कि जो कॉपर होता है वो हमारा कम रिएक्टिव होता है जिंक से, तो क्या होगा कि वो इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि हमें कोई भी रिएक्शन देखने के लिए नहीं मिलती है। तो यहाँ से हमें क्या मिली, तो ये हमारी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो एक जो हमारा जो तत्व है, जो हमारी मतलब अब धातु है वो दूसरी धातु को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, तो वहाँ पर क्या होगी, वो हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। इसके बाद है धातु और अधातुओं के उपयोग। धातुओं का उपयोग मशीनें, मोटर गाड़ियों, वायुयान, रेलगाड़ी, उपग्रह, उद्योग, साज सज्जा सामान, खाना बनाने के पात्र, जल बॉयलर आदि के निर्माण में किया जाता है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं और जिसे भी सभी सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं, तो वो कौन सी है, आपको पता ही है धातु वो कौन सी है, ऑक्सीजन हमारी अधातु है, और इसके बिना हम बिल्कुल भी जी नहीं सकते। अधातु जिनका उपयोग उर्वरकों में, पौधों में की वृद्धि हेतु किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया आपका, पोटेशियम हो गया आपका, फॉस्फोरस हो गया, NPK एक तरह का वो भी आता है उर्वरक। अधातु जिसका उपयोग जल शुद्धिकरण प्रक्रम में किया जाता है वो क्या है, क्लोरीन। अधातु जिसका बैंगनी रंग का विलयन एंटीबायोटिक के रूप में घावों पर लगाया जाता है, आयोडीन टिंचर होता है शायद वो। पटाखों में प्रयुक्त होने वाले अधातु जैसे आपका हो सकता है, अभी मुझे ये वाला याद नहीं आ रहा है, तो ये बहुत सारे मतलब होते हैं आपके अलग अलग तरह की जो धातु भी क्या है हमारे जीवन में उपयोग होती हैं। पौधों में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन भी आता है कि पौधों में कौन सी धातु पाई जाती है, पौधों में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है। इसके बाद है रासायनिक अभिक्रियाओं में नए पदार्थ बनते हैं, ये पदार्थ उन पदार्थों से भिन्न होते हैं जिनमें अभिक्रिया होती है। अब यदि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ठंडा करके गर्म कर अथवा वैद्युत अपघटन द्वारा और अधिक विघटित नहीं किया जा सकता तो वह तत्व कहलाता है।
सल्फर एक तत्व है, इसी प्रकार आयरन और कार्बन भी एक तत्व हैं। तत्व के एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। परमाणु तत्व की सबसे छोटी इकाई होता है। तत्व के भौतिक परिवर्तनों में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव सल्फर का परमाणु पूर्ण रूप से ठोस अथवा वाष्प सल्फर के परमाणु के समान होता है। यद्यपि ब्रह्मांड में पदार्थों की असंख्य किस्में हैं, इन्हें बनाने वाले तत्वों की संख्या सीमित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या 94 से अधिक नहीं है। धातु और अधातु के रूप में तत्वों का एक महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। अधिकांश तत्व धातु हैं, शेष तत्व या अधातु हैं या उपधातु हैं। उपधातु धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं। तो यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन आता है कि उपधातु क्या होते हैं। जो धातु और अधातु दोनों की जो गुण रखे उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो दूसरा यहाँ पर क्या है चीज़ याद रखने वाली है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उनमें क्या मिलते हैं, हमें नए पदार्थ देखने के लिए मिलते हैं। दूसरा इसके बाद क्या है कि अगर हम किसी चीज़ को विघटित नहीं कर सकते किसी चीज़ द्वारा, तो वो क्या है, हमारा तत्व होता है। जो तत्व जो हमारे जैसे सिंपल अगर हम किसी एक चीज़ को उठाएंगे, तत्व को उठाएंगे, ये तत्व सल्फर हमारा तत्व होता है, आयरन कार्बन ये भी हमारे क्या है, तत्व है। और जो तत्व होता है उसके एक नमूने में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। मान लो आपने दो दो कार्बन लिए, तो ये भी तत्व है और ये भी तत्व है, और क्योंकि दोनों सेम है तो इसमें भी परमाणु वही होंगे और इसमें भी वही प्रकार के परमाणु पाए जाएंगे। पर जैसे कि आपने सल्फर ले लिया, कार्बन ले लिया, ये भी एक तत्व है, ये भी एक तत्व है, पर लेकिन इसके परमाणु के प्रकार अलग होंगे और इसके परमाणु के प्रकार अलग होंगे। और जो परमाणु होता है किसी भी तत्व की क्या है, सबसे छोटी इकाई होती है। और तत्व के जो भौतिक परिवर्तन में तत्व के परमाणु अप्रभावित रहते हैं, यानी कि जो उनका भौतिक परिवर्तन होगा उसमें जो परमाणु रहेंगे वो क्या होंगे, अप्रभावित होते हैं जब बात भौतिक परिवर्तन की आती है। ठीक है, तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी आपका पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी बन करके आ सकता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ शायद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं हम यहाँ पर। धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। सामान्यतः धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, अधातु नहीं होते। सामान्यतः धातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते हैं। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट याद रखना है आपको कि जो धातु होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु जल से अभिक्रिया कर धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते। कुछ धातु क्षारों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देती हैं। धातुओं और अधातुओं का दैनिक जीवन में व्यापक उपयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज कि किसको पीट कर प्रति चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिंक को, क्योंकि ये धातु है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी धातुएं तन्य होती हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है, सभी धातुएं तन्य नहीं होती हैं। इसके बाद सभी धातु तन्य है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सभी सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, सही बात है, मतलब कुछ धातुएं होती हैं जो तन्य है और कुछ अधातुएं तन्य होती है, हाँ बिल्कुल, ये भी कुछ धातुएं अधातुएं क्या है, तन्य हो सकती हैं। इसके बाद है खाली स्थान है हमारा, फॉस्फोरस क्या है आपका, अधिक अभिक्रियाशील अधातु है। इसके बाद है धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। आयरन कॉपर के अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। सामान्यतः अधातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, नहीं, ऐसा तो नहीं है, अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करते। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील है, बिल्कुल सही बात है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब हमने देखा था जिंक सल्फेट से क्या है, वो उसको विस्थापित नहीं करता क्योंकि जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव है जिंक से। कोयले को खींचकर तारे प्राप्त की जा सकती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये भी सही है हमारा।
इसके बाद है एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में क्यों किया जाता है? क्योंकि इसको पीटकर पतली चादर बना सकते हैं। इसके बाद है निमज्जन छड़ें, इमर्शन रोड जो होती हैं वो धात्विक पदार्थों में निर्मित होती हैं। ऐसा क्यों? अब पहले देख लेते हैं निमज्जन छड़ें। इमर्शन रोड क्या होती है? पानी वाली रोड जिसमें हम पानी गर्म करते हैं सर्दियों में, आपने देखा होगा ऐसी ही रहती है वो, कुछ उसमें ऊपर डिब्बी सी लगी रहती है, इस तरह से वो लगी रहती है और इस तरीके से वो वहाँ पर ऐसा होता है और तार ऐसी बिजली के बोर्ड में हम उसका लगा सकते हैं और बकेट में पानी ले सकते हैं और क्या हो उससे हमारा पानी गर्म हो जाता है। तो यही है इमर्शन रोड होती है हमारी। तो ये क्या है? धातु के पदार्थों से बनी होती है क्योंकि मेटल में गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये हम इसको धातु की बनाते हैं। कॉपर जिंक को लवण उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि जो कॉपर होता है लेस रिएक्टिव होता है जिंक से। सोडियम और पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि बहुत हाई रिएक्टिव है और ये हवा या ऑक्सीजन जल के संपर्क में आते ही क्या है रिएक्शन करने लगते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या है मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसके बाद है हमारा ये मैचिंग है, जो गोल्ड के हम आभूषण बनाते हैं, आयरन से हमारी मशीनें बनती हैं, एल्यूमिनियम हमारी खाद्य सामग्री को लपेटने में काम आता है, कार्बन के एक ईंधन के रूप में यूज़ होता है, कॉपर के बिजली के तार बना जाते हैं और मरकरी हमारा थर्मामीटर में यूज़ होता है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि डाइल्यूट H2SO4 की जब हम क्रिया कॉपर से कराते हैं तो क्या होगा? कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, जो हमने ऊपर टेबल देखी थी। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ही क्या है रिएक्शन करेगा, डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो क्या होगा? क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिसकी वजह से वो उसको क्या है रिप्लेस कर देता है और यहाँ पर क्या है हमें एक विस्थापन अभिक्रिया देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, और इसी के साथ क्या है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो होपफुली आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो अगर आपको एक बार चीज़ें समझ में नहीं आए हो तो आप वीडियो को दोबारा से देखिएगा, है ना, और तो शायद हो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। दूसरा, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके जब भी एग्ज़ाम होगा। और तीसरा, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी स्लो लगती है तो आप उसकी भी स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, है ना। और फोर्थ ये है कि फोर्थ ये वाली बात है कि अगर आपको मेरे चैनल वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करूँ बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो, कुछ भी उसमें फालतू की चीज़ें नहीं हो, है ना। बिल्कुल एग्ज़ाम पर ही फोकस हो उसका, क्योंकि हम जो भी पढ़ें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ें। और इसी के साथ ही इसके अलावा अगर इन फ्यूचर ऐसा होता है कि आप लोगों को नोट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं आपके लिए वो भी पूरी कोशिश करूँगी लाने के लिए, है ना। फ़िलहाल तो अभी हम पहले वीडियोस को ही कवर कर लेते हैं, नोट्स की बात बाद में करेंगे। और अगर आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।